हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? पॉलिटी की एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5वां चैप्टर आप शुरू करेंगे। काफी सारे लोगों का ये मत रहता है कि एनसीईआरटी इतनी छोटी क्लासेस का पढ़ने का क्या महत्व है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जब सीखना चाहिए था हमने नहीं सीखा, वर्तमान तक हमने नहीं सीखा। और एनसीईआरटी का सिलेबस ऐसा है ना कि आप एक पढ़ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, कि आपको एक चिंतनशील प्राणी बना देगी। सोचना, जो आप घटनाक्रम देखते हैं उस पर किसी प्रकार का जो चिंतन नहीं करते ना, वो चिंतन करना आपको आ जाएगा। जैसे महिलाएं घर पे काम करती हैं, क्यों करती हैं? पुरुषों का क्या विशेषाधिकार है, महिलाओं का क्या विशेषाधिकार है, कैसे इनको काम करना चाहिए। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हमने जैसे देखा, महिलाओं द्वारा किया गया घर घर वाला जो भी काम होता है वो काम नहीं माना जाता। हम सभी नहीं मानते, हम उनको बराबर सम्मान नहीं देते। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, या बच्चों की देखभाल करना हो, कपड़े धोना हो, गेहूं बीनना हो। ठीक है, या आदि तरह तरह के जो भी काम होते हैं वो काम हम नहीं मानते। ठीक है, ये हमारा जीडीपी में भी उनकी गणना नहीं की जाती। तो आज का जो चैप्टर है, हमने पिछले 4 चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज का जो चैप्टर है, औरतों ने किस प्रकार से दुनिया को बदली, जो उनके राइट्स थे, अधिकार, वो कैसे प्राप्त किए, जो समानता के लिए प्रयास कर रही हैं, शिक्षा के लिए और लिंग बोध के लिए जो भी वो प्रयास कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर महिलाओं की स्थिति के लिए। और ये टॉपिक अगर हम जोड़ के देखें तो सोशल जस्टिस से, हमारे समाज से आराम से जुड़ जाता है, कि अगर आप ये टॉपिक को करेंगे तो वे आपके जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, और महिलाओं को जो देखने की आपकी दृष्टि है वो शायद थोड़ा उसमें चेंज है। अब देखो, महिलाएं घरेलू काम करती हैं, जो पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था, लेकिन उनके कामों का कोई निश्चित समय भी नहीं है, और उनको कामों को हम नहीं मानते। जनरली हम ऑफिस का काम करते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। गवर्नमेंट काम करते हैं तो 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, है ना। तो इस तरह हमारा तो एक निश्चित टाइम आवर है कि हम इतने घंटे काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का घर के अंदर काम करने का कोई निश्चित अधिकार नहीं है। कोई निश्चित समय सीमा नहीं है कि वो किस प्रकार काम करेंगी, किस प्रकार उनको देखना है। ओके, ओके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो अपने अधिकारों के लिए समझेंगी। जो कुशाग्र महिलाएं होंगी, है ना, तो वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी ही। तो कैसे आंदोलनों ने उनके संघर्ष को आगे बढ़ाया, किन आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं के लिए बेहतर, चाहे वो शिक्षा के अधिकार हो, समानता के अधिकार हो, या संपत्ति से रिलेटेड अधिकार हो। जैसे 2005 का एक एक्ट देखेंगे, संपत्ति का। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर कोई महिला अपने पिता के, यानी शादी हो गई उसकी, तो उसकी अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह जाता था। लेकिन 2005 एक्ट के अनुसार, या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, उनको भी ये अधिकार दिया गया। वर्तमान में कोई भी महिला, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, उसके अपने पेरेंट्स के जो भी उसकी इनकम होगी उनमें वो हकदार होंगी। भाई की बराबर, जितना भाई को मिलेगा उतना ही महिला को मिलेगा। अब देखो, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जहां महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त पहले जमाने में क्या होता था, सेना, पुलिस, इनमें माना जाता था कि पुरुष ही यहाँ बेहतर काम कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ये क्षेत्र खुले भी नहीं गए थे। वर्तमान में महिलाओं को इन क्षेत्रों में भी जाने की आजादी है, जिससे क्या हुआ, एक डाइवर्सिटी बनी, और लोगों को लगा कि महिलाएं भी इस फील्ड में काम कर सकती हैं। पहले शिक्षक या नर्स, यही दो कार्य माने जाते हैं कि महिला यही काम बढ़िया तरीके से कर सकती है, लेकिन नहीं है। वर्तमान में चाहे वो सुनीता विलियम्स हो, ठीक है, कल्पना चावला हो, या अन्य ऐसी कई महिलाएं, चाहे वो आजादी के समय प्रीतिलता वाडेकर हो, या अन्य कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने बेहतर काम करके अपने आप पुरुष समाज को एक चुनौती दी कि नहीं, जो आप काम कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे अवसर दिए जाएं। लेकिन हम अवसर नहीं देते। अगर हम वैदिक काल की शिक्षा दीक्षा या वैदिक काल को देखें, ठीक है, तो पूरे वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, चाहे मौर्य काल रहा हो, ठीक है, गुप्त, मौर्य उत्तर, है ना, मुगल काल में तो और महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज आए, ठीक है, अंग्रेजों के समय भी महिलाओं को कुछ विशेष राइट नहीं थे। इवन जब हम आजाद हुए 1947 में, तो हमने सबसे पहले क्या किया, मेन को वोट का राइट दिया। अन्य देशों में, चाहे यूएसए हो, है ना, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, ठीक है, वहाँ महिलाओं को
वोट देने का राइट नहीं था, कपड़े भी उन्हीं प्रकार के। अब अभी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वेशभूषा का एक चैप्टर है ना, तो महिलाओं को कामुक लगने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते थे कि उन्हें वही कपड़े पहनने पड़ते थे, है ना। और कितनी ज्यादा दिक्कतें होती थी, फिर कपड़ों के लिए आंदोलन चले, भाषा के लिए, अपनी बात रखने के लिए आंदोलन चले, संपत्ति के लिए आंदोलन चले, तो कई प्रकार के आंदोलन चले। ठीक है, कौन क्या काम करता है? निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाना है। बच्चों का काम है, किसान है, मिल मजदूर है, नर्स है, ठीक है, वैज्ञानिक है, पायलट है, शिक्षक है। उसके बाद ये चित्र भरने हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? ठीक है, किस प्रकार के व्यवसाय में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि हाँ, जैसे नर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है महिला। ठीक है, शिक्षक, ठीक है, के लिए सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शिक्षक, महिला आता है। कामकाज, है, घरेलू कामकाज, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या फिगर आता है? क्या आएगा भाई? महिला। ठीक है, ये हमारा माइंडसेट है। ठीक है, जो बचपन से, पिछले चैप्टर में पढ़ा तो वो बचपन से ही बनाया जाता है, देखो ये महिलाएं काम कर रही हैं। उसके बाद कुछ, अब देखो, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। एक कहानी है, रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाया। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि लगता है घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं, क्योंकि देखो सेवा करने का काम होता है, ठीक है, सहायकता देखभाल करने का काम होता है, तो एक माँ के रूप में उसको देखा जाता है, बहन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है। ठीक है, और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं, ये माना जाता था, है, माना जाता था। महिलाओं को माना जाता था वो इमोशनल ज्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी परवरिश ही वैसी की जाती है, सॉरी, उनकी परवरिश ही ऐसी की जाती है, ठीक है, कि उनको इमोशनल बना दिया जाता है किसी भी काम के लिए। अनेक लोग रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण लेने में के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। आज भी समाज में ये छुआछूत, ठीक है, इस तरह के बहुत सारी ऐसे जो इनइक्वलिटी है, जैसे लड़कियों के लिए जैसे ही पैदा होती है तो दहेज के लिए काम करना शुरू कर दिया जाता है, दहेज को जोड़ना कि नहीं, अधिकांश दहेज दिया जाएगा। और पढ़ाई करने के लिए देखो माना यह जाता है ना कि अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे, ठीक है, लड़कियां स्टडी करेंगी, पढ़ाई करेंगी, तो वो दूसरे के घर चली जाएंगी, कमाई किसको देंगी? दूसरे को देंगी। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ठीक है, मेरा नाता तो एजुकेशन सेक्टर में रहा है, तो मैंने कई ऐसी लड़कियों की बात की जो सेलेक्ट हैं, और उनका कहना है कि वो जो हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है वो हमारे हस्बैंड के पास रहता है, मुझे महीने का खर्चा मिल जाता है, तो मेरा दिन आराम से चल जाता है। देखो, एक तरफ लड़कियां कमा भी रही हैं, लेकिन उनका खर्चा कौन डिसाइड करेगा? पुरुष डिसाइड करेंगे। वो उधार किसी को देना चाहे तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने पुरुष से, अपने पति से, अपने भाई से उनको कहना पड़ेगा। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी में अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। ठीक है, शादी। और पुरानी बुढ़िया भी मानती थी कि नहीं, बच्चियों को शादी कर देना है जल्दी से, कम एज में, 18 साल में शादी कर देना है, ठीक है, नहीं लड़कियां ऐसी ऐसी ऐसी, तरह तरह की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आवश्यक समझना आवश्यक है कि ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां बच्चों को अपने चारों तरफ और दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है, चाहे पढ़ाई के लिए हो, ठीक है, घूमने के लिए हो। घूमने के लिए लड़कियों पर बहुत ज्यादा दबाव होता है कि नहीं, हाँ तुम्हें यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना है तो किसी पुरुष मित्र। कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी महिला मित्रों की शादी में जाती हैं, कई फ्रेंड्स हैं उनकी जिनकी शादियों में जाती हैं, तो पुरुष का जाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, पुरुष ही जाएगा और वो उसको देख रेख करेगा, कहीं किसी से बात तो नहीं कर रही, कहीं हंस तो नहीं रही है, तो ऐसी ऐसी सारी चीजें होती रहती हैं। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों को के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। लड़कियों पर ऐसी, अब देखो, एक घटनाक्रम है। रेल इंजन आदमी चलाते हैं। झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय में लक्ष्मी लकारा ने इस धारा का रुख बदला और उत्तरी रेलवे में पहली महिला इंजन चालक के रूप में, ये लक्ष्मी लकारा हैं, झारखंड आदिवासी जिलों से आती हैं। ठीक है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई, इनके माता पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी एक शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई,
स्कूल में पढ़ने के साथ लक्ष्मी घर के कामों अन्य जिम्मेदारियों में हाथ बताती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। आई 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 IIT, ठीक है, और एक होती है ITI, ठीक है, या पॉलिटेक्निक, अलग अलग दोनों चीजें हैं। IIT, ठीक है, एक स्ट्रीम कोर्स है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, लेकिन ITI और पॉलिटेक्निक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा लिया जा सकता है, जिसके माध्यम से इस तरह की वैकेंसियों में हम भाग दे सकते हैं। और पहले ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गए। मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। इलेक्ट्रॉनिक करना चाहती थी, पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई। जब उन्होंने तय किया कि इंजन ड्राइवर बनेगी, जब उन्होंने पहली बार, तो ये एक देखो, ठीक है, एक कहानी है। अब देखो उसी कहानी में नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन सा विषय चुनते, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। लड़कों ने ऐसे, हाँ, एक और है कि जब आपको जैसे हाई स्कूल कक्षा 8, 9, 10, 11, 12, इवन BE एडमिशन के समय भी जानते हो लड़कियां कौन सा विषय देंगी? शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, होम साइंस, ठीक है, गृह विज्ञान, इस तरीके से उनको कला, है ना, उनको साइंस लेने को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि उनको माना जाता है कि नहीं वो इमोशनल ज्यादा होते हैं तो साइंस वाला दिमाग उनमें नहीं होता। जबकि ये धारणा है जो हमारे दिमाग में बहुत पहले से बनी हुई है और वो किसी के माध्यम से, जैसे आपने पहले देखा पहले चैप्टर में कि लड़कियों को कौन से खिलौने दिए जाते थे, लड़कों को कौन से खिलौने दिए जाएंगे, है ना, तो ये धारणा हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाया जाता है। नौकरी प्राप्त करने का दबाव होता है जिनमें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको कक्षा 6 की पुस्तक में आप पढ़ा, लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। ठीक है, माना यह जाता है कि लड़का किसी के सामने नहीं रोना चाहिए क्योंकि रोना एक कमजोरी की निशानी, और वो भी बता दिया गया कि नहीं, वो महिलाओं के लिए है। ठीक है, जेवियर 10वीं परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में अधिक अंक नहीं मिले थे, यानी मैथ और साइंस, उसे कम अंक। उसके पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। उसके माता पिता खुश नहीं हुए। ठीक है, अब कहा क्या है, हे भगवान, जेवियर गणित में तुम 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। अब देखो, इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? भविष्य के बारे में सोचो, अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी? कोई भविष्य नहीं, पर मुझे गणित विज्ञान अच्छी नहीं लगती, है ना। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। ये वर्तमान का है, ठीक है। वर्तमान में अगर देखें तो ज्यादातर, यानी 80% जो स्टूडेंट होते हैं वो साइंस और अदर बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस मैथ से, और उनको क्या करना, बीटेक UPTU करनी है। ज्यादातर लोग 20% में ऐसे वो होते हैं जिनको गणित विज्ञान पूर्णतया पसंद नहीं होती या उनको आती नहीं, तो उनको एडमिशन नहीं होता तो वो आर्ट साइड पढ़ने लगते हैं। जनरली हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारी हमारी फैमिली का या हमारे आसपास के समाज का, वातावरण का, वो यही है कि साइंस पढ़ने से ज्यादा जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, BA करने के बाद कुछ नहीं होता। ठीक है, BA करना बेकार है। उनको लगता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फालतू में रख दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चा चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे कम से कम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच में कम से कम कुछ बेसिक NCERT जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इनको करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमारा समाज कैसा था उसके बारे में बताती हैं। वर्तमान में हमें कौन कौन से अधिकार होने चाहिए उनके बारे में बताते हैं। पंडित रामाबाई की बात की गई है, 1858 से 1922। 1858 में जन्म हुआ, 1922 में उनकी मृत्यु। ठीक है, अब देखो पिछली कहानी है, सोचने लगे। यह सब बच्चों को स्कूल जाना एक साधारण बात है। हमारे लिए कल्पना करना कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है। ठीक है, अनुचित माना जाता है। अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या जो उनके बुजुर्ग करते थे। जैसे मान लिया पहले क्या होता था ना, जैसे वर्तमान में क्या है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जैसे डॉक्टर का बच्चा, ठीक है, सेना में जा सकता है, सेना वाले का क्या कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। कुम्हार का बच्चा, ठीक है, साइंटिस्ट बन सकता है, इसरो में जा सकता है ना। तो
व्यवसाय क्या हो गए, बदल गए। पहले क्या होता था कि नहीं, फिक्स कर दिया गया, चाहे वैदिक काल आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि ब्राह्मणों का काम शिक्षा, शिक्षा पूजा पाठ, है ना, जो भी चीजें होती थी उनको करना होता था। अन्य लोगों का काम, जैसे क्षत्रिय का काम सेवा करना, क्षत्रिय का काम रक्षा करना, युद्ध आदि लड़ना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम सिर्फ व्यापार करना, उनके जो बच्चे होंगे वो भी व्यापार करेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जो अभी कर्म आधारित थी ना, धीरे धीरे जाति आधारित हो गई। फिर धीरे धीरे ये रेशनल होती चली गई, यानी इसमें रूढ़ियां इतनी ज्यादा आ गई कि अब काम बदल पाना मुश्किल होने लगा। लोगों को दंड भी दिया जाता था, है ना। तो उसी तरह क्या होता था, पहले शिक्षा दीक्षा इतने थी नहीं, धीरे धीरे बढ़ने लगी तो सभी लोग क्या, कम से कम बेसिक एजुकेशन करने लगे। लेकिन अभी भी क्या, ऐसे जैसे SC ST जनरल के भी कुछ लोग, महिला, विकलांग, ठीक है, वनरेबल सेक्शन, ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर अभी लोग स्कूल तक उनकी पहुंच नहीं है, स्कूल नहीं पहुंच पाते, या तो घर से बहुत दूर है, या तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, या और भी कई कठिनाइयां हैं। ठीक है। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी उन्हें समाज में, जहां लड़का को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। देखा होगा हमारी दादी, हमारी माता जी, ठीक है, अगर बहुत पुरानी होंगी तो उनको क्या होगा, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती। क्यों नहीं जानती, उनको बचपन से ही बहुत सारा काम कराया जाता था। यहाँ तक कि परिवार में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बनना, ठीक है, हस्तकला सिखाई जाती, धारणा थी कि लड़कियों और औरतों को काम केवल सहायता करने तक सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार की व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी, तालाब वगैरह से मिट्टी उनको लाना है, ठीक है। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी, लगभग 200 वर्ष पूर्व, आज से 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। लड़कियां भी शिक्षा, लड़की तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर विरोध हुआ। माना जाता था कि लड़कियों को शिक्षित कर देंगे तो वो अपने मन की हो जाएंगी, वो फिर किस, और देखो सीधी सी बात है ना, सिंपल सा है कि अगर कोई महिला, जैसे अभी SDM ज्योति मौर्य का मामला चल रहा है, ठीक है, कई ऐसी औरतें होंगी जो अपने परिवारों को छोड़ करके दूसरे के साथ रहने लगी, कई बच्चों को लेकर के भाग गई। लेकिन ज्योति मौर्य का विरोध क्यों हुआ है, क्योंकि वो SDM है, पढ़ी लिखी है, सभ्य है, ठीक है, इतनी ऊंचाई तक पहुंची, तो उसका विरोध समाज किस, महिलाओं की जो फ्रीडम है वो इतनी ज्यादा नहीं चाहता। और खासकर पुरुष समाज या कुछ पुरानी महिलाएं, वो महिला को कभी स्वतंत्र देखना नहीं चाहती हैं, वो किसी महिला को बंधक मानती हैं। इसीलिए SDM ज्योति मौर्य को इतना ज्यादा प्रोवोकेट किया जा रहा है, ठीक है। अन्य महिलाएं भी करती हैं, लेकिन उनका तो नाम नहीं आया। कई महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, उनका भी कोई नहीं। तो पुरुष क्या होता है, पुरुष को माना जाता है कि महिलाओं की लगाम पुरुषों के हाथ में दे देनी चाहिए, इसीलिए उनकी शिक्षा का विरोध किया गया। इसके बावजूद भी बहुत सी स्त्रियों पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। जैसे रामाबाई, 1800, अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गए, अपने माता पिता से उन्हें पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, पंडिता रामाबाई, क्योंकि वे स्कूल से पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव मिशन स्थापित किया, जहां वहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाना, छापा खाना चलाने की कुशलताएं भी सिखाई थी, जो वर्तमान में लड़कियों की काम कम ही सिखाई जाती है। ठीक है, ऊपर दाएं तस्वीर पे उन्हें छापा खाना दिखा रहा है, जो रामाबाई मिशन का आज भी सक्रिय है। पंडित रामाबाई क्या करती थी, बहुत सारी महिलाएं, तो देखो पहले क्या होता था ना कि बच्चियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी। ठीक है, मान लिया युद्ध, किसी बीमारी आदि के कारण पुरुष मर गया ना, तो या तो उस पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत में जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुछ सेक्शन है, पंजाब हरियाणा के कुछ सेक्शन है, वहां सती कर दिया जाता था, सती प्रथा चलती थी। 1829 के आसपास विलियम बेंटिक ने इसको बंद, अवैध घोषित किया। बचपन में शादी कर दी गया, पति मर गया तो विधवा का जीवन जीना है सर मुंडवा के, ठीक है, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकता है, अच्छा भोजन नहीं कर सकती है, तो इस तरह कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो पंडित रामाबाई ने क्या किया, इस तरह की स्त्रियों को ला करके, चाहे वो पंडित रामाबाई हो, है ना, और भी कई समाज सुधारक, चाहे महादेव गोविंद रानाडे हैं, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, है ना, तो इन सारे लोगों ने क्या किया, इन लोगों के लिए, इन महिलाओं के लिए, खासकर जो प्रताड़ित वर्ग था उनके लिए बेहतर तरीके निकाले और स्कूल खोले, महिलाओं के लिए आश्रम बनाए, है ना, जहां वो अपना बेहतर जीवन यापन कर सकती थी। ठीक है, आज हम राम सुंदरी देवी 1890 में पैदा हुई, 90 में एक्सपायर हुई।
जो 100 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में रहती, 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है। उनकी पुस्तक आमार जीनू जीबून किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि यह लड़की पढ़ती लिखती है तो उसके पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। देखो क्या एक ये सोच क्या है, और ये सोच बनी कहाँ से। ठीक है। ये एक रेशनल सोच है जो टाइम दर टाइम आगे बढ़ती गई और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर क्या करना, पढ़ना। वे अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी, उधार आधी रात हो जाने के बाद काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय केवल 14 वर्ष की थी, सोचो। ठीक है। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती ही नहीं। फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। मेरे चैतन्य भागवत एक संत हैं, प्रभु चैतन्य, इस कहानी को भी रोकते हैं। देखो, शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। असमानता के अपने अनुभवों के वर्णन करते हुए कहानियां, पत्र, आत्मकथाएं लिखी। उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। उसी तरह राम सुंदरी देवी का भी है। रुकैया की कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका। बाद में दिन के समय जब रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत का यहाँ छोड़ी है। जब मैं उसे मंगवाऊं तो तुम अंदर ले आना। वही पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर चुपके से उसका एक पन्ना निकाला और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उससे ही मैंने एक एक छिपा दिया। उस मौका मिलता जब मैं जाती उस पन्ने के अक्षरों का मिलान करके याद किए अक्षरों को याद करती है। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन को लंबे समय बाद मैं पढ़ना सीख गई। देखो, एक टाइम तक कितना स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ने के लिए। ठीक है, सीखने के लिए। ये स्थिति थी उस समय 19वीं शताब्दी में। चैतन्य भागवत जो पढ़ने का अवसर दिया, स्वयं अपने लेखक में उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राम सुंदर को दैनिक जीवन के अनुभवों से विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते जब क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता, इतना समय में जरा बैठकर कुछ खा ही लें। कुछ ये स्थिति थी। ठीक है। अब रुकैया की कहानी देख लेते हैं। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड उनका सपना। रुकैया एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत जमीन थी। उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। ठीक है। अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाए जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, थोड़ा लिबरल थी। लेकिन ये लिबरल सिर्फ किताबों तक सीमित थी। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी उनका समाज ऐसे था, नहीं। वहां भी महिलाओं को एक इतना लिबरलाइज नहीं किया गया था जितना किताबों में लिखा गया था, जिन्हें लोग लड़कियों के ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे चलकर वो लेखिका बनी 1905। 1905 वही है जब एक आंदोलन हुआ था। ठीक है। और 1905 के बाद 1907 में बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये आंदोलन चल रहा था। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में अलग हो गई। और ये जो आंदोलन चल रहा था, इसमें कपड़े जलाए, कपड़ों की होली जलाई गई, है ना। सरकारी ठेकों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का बहिष्कार किया गया और देसी, ज्यादा से ज्यादा देसी अपनाने पर विचार किया गया। इस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, वो इंग्लैंड में थे, है ना। तो 1905 का वो आंदोलन से इसको जोड़ करके देख सकते हैं। उस समय की स्थिति है ये, जब वे केवल 25 वर्ष की थी। अंग्रेजी भाषा में कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका सपना था, शीर्षक था सुल्ताना का सपना। ठीक है। कहानी सुल्ताना नामक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम से की एक जगह पहुंचती है। ऐसा स्थान था जहां स्त्रियों को पढ़ने, काम करने, आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाओं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय पूछती हैं, वे हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों के आक्रामक बंदूक के युद्ध, अन्य अस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिया। ठीक है। आक्रामक बंदूक युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे। ठीक है। पुरुष एक अलग थलग स्थान पर भेज दिए जाते, अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती थी।
तभी उनकी आंख खुल जाती है और पता चलता है कि वह केवल स्वप्न देख रही हैं। ठीक है। जैसा कि आपने देखा रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज कारें चलाने स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल जाने तक अनुमति नहीं थी। इस तरह शिक्षा ने रुकैया के जीवन को बदल दिया। रुकैया को शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई। उनके शिक्षा ने उस स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, वरन उन्हें अधिक करने की शक्ति। 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। ऐसे कई सारी महिलाएं थी उस समय। ठीक है। चाहे प्रीति लता वालकर हों, ठीक है, अन्य महिलाएं हों, तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा के लिए प्रयास किए और महिलाओं के लिए काफी सारे काम किए। ठीक है। अब देखो, राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी। स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत की बड़ी संख्या में लड़कियों को स्कूल जा रहे हैं। इसकी बहुत सी लड़कियां गरीब, शिक्षण सुविधाओं के अभाव में भेदभाव के कारण स्कूल छोड़ देती हैं और समाजों वर्ग पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना विशेषकर लड़कियों को आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। तो जब भी आपके समाज में जो असमानता की बात है, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को समानता नहीं प्राप्त है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके स्कूल दूर हैं, जिनको घर से जाने के लिए रोका जाता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो भी उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसी कई सारी घटनाक्रम है। वर्तमान समय शिक्षा और विश्वविद्यालय या विद्यालय, आज के युग में लड़के लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, देखते ही हैं आप। लेकिन फिर भी हम देखते हैं लड़कों लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। जैसे 2021 की होनी थी, लेकिन कोरोना के काल से नहीं हो पाई। हो सकता है 2025 तक आंकड़े प्रकाशित किए जाएं। वर्तमान में इस पर काम चल रहा है ना। 2011 की जन सेंसस देखेंगे तो उसके हिसाब से जो महिलाओं की स्थिति, लगभग 65% ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाएं मिला करके टोटल 65% जो शिक्षा का स्तर था, लगभग 65% महिलाएं स्कूल जाती हैं, शिक्षित हैं। ठीक है। बाकी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार या उनको शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है, सीमित है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्कूल दूर होना या माता पिता का रूढ़िवादी नजरिया, या पर स्कूल में बेहतर माहौल उपलब्ध ना होना जिससे गांव के लोग डरते हो स्कूल भेजने से। और भी कई ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसके माध्यम से ये सारी चीजें हो रही हैं। विस्तृत जानकारी एकत्रित, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। हमने अनेक बातों के आकलन के लिए, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री और पुरुषों का अनुपात, 1961 की जनगणना, सब लड़कों और पुरुषों में 7 वर्ष उससे अधिक आयु 40% शिक्षित थे। ठीक है। अर्थात वे कम से कम शिक्षित का मतलब होता है अपना नाम लिखना, या जिस भाषा को बोलते हैं उसको लिखने और समझने में सहज है कि नहीं है, पढ़ सकते हैं कि नहीं। इसकी तुलना में स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की 76, महिलाओं की 54% हो गई। वर्तमान में 2011 के अनुसार 84% पुरुष और लगभग 65% महिलाएं, ये रेशियो है। इसका आशय पुरुषों और स्त्रियों के बीच दोनों में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का परसेंटेज अधिक है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा दी गई है? इनमें देखो, अब समानता दी गई है। जैसे कक्षा 1 से 5 तक सब लड़के 34, ठीक है, अनुसूचित जाति के लड़के 37, अनुसूचित जनजाति के लड़के 49, सब लड़कियां 29, अनुसूचित जाति की 36 और अनुसूचित जनजाति की 49, कुल 61। ठीक है। माध्यमिक में यही रेशियो है और उच्च माध्यमिक में ये रेशियो है। इतने लोग क्या है, स्कूल नहीं जाते हैं। जैसे ऊपर दी गए, इस बात पर ध्यान दिया कि सब लड़कियों को श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति के स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। देखो, प्राथमिक स्तर पर कितना है, सब लड़के छोड़ते हैं 34%, लड़कियां अनुसूचित जाति की छोड़ती हैं 37%, अनुसूचित जनजाति की लड़के छोड़ते हैं 49%, सब लड़कियां छोड़ती हैं 29%। ठीक है। अब ये अंतर है। ठीक है। अनुसूचित जाति की लड़कियां कितना स्कूल छोड़ती हैं, 36%, अनुसूचित जनजाति की लड़कियां 49%। ठीक है। ये कक्षा 5 का स्तर है। ठीक है। 2003-4 के आंकड़े हैं, अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया उसमें तो गंभीर आंकड़े हैं। माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? शिक्षा के स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है? क्यों? क्योंकि विद्यालयों का अभाव। ठीक है। कम उम्र में शादी होना। ठीक है। दूर विद्यालय है तो उन्हें
डर की वजह से नहीं कहीं मेरी बच्ची के साथ गलत ना हो जाए, कई अन्य घटनाक्रम हैं, तो उनके माध्यम से क्या होता है, कई बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों को स्कूल में रहने की संभावना कम होती है। पता चलता है कि दलित और आदिवासी महिलाएं अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। जितना समाज रूढ़िवादी होगा, वो लड़कियों को शिक्षा के लिए उतना ज्यादा रोकेगा, उतना प्रोवोकेट करेगा एजुकेशन के लिए। ठीक है, स्कूल ने लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग के बच्चों को स्कूल जो अनेक कारण है, विशेषकर ग्रामीण गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल न होना या शिक्षक का न होना, विद्यालय घर के पास न होना, लाने ले जाने के लिए किसी भी साधन जैसे बस व अनाज की व्यवस्था न हो तो स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। तो देखो, लड़कों के लिए इसे माना जाता है कमाएंगे, है ना, जीवन यापन कराएंगे, शादी करेंगे तो अपनी पत्नियों को भी तो व्यापन कराना है ना। तो ये सारे महिलाओं के लिए ऐसा नहीं कि उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या होंगे, भूखी मर जाएंगे, नहीं, जिससे उसकी शादी कर दी जाएगी वो बेहतर देखा जाएगा। तो ये माना जाता है समाज के द्वारा। स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक, उनके सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब महिला आंदोलन की बात, महिला मूवमेंट की बात कर सकते हैं। देखो, अब महिलाओं लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने के लिए अधिकार हैं। अन्य क्षेत्र भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आया और तुमने व्यक्तिगत स्तर पर या आपस में मिलकर बहुत सारे परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्ष में महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों, है ना, मेहनत, निष्ठा उनकी विशेषताओं में एक जीवंत आंदोलन बनाती है। चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने, विभिन्न रणनीतियों का उपयोग, है ना। कुछ झलकियां हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कुछ आंदोलनों के नाम। भेदभाव हिंसा के विरोध में अभियान चलाना, जैसे महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फलस्वरूप कानून बने, 2007 में कानून बना जिसके घर के अंदर शारीरिक मानसिक हिंसा भोग रही कानूनी सुरक्षा दी जाती है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कोई पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, ठीक है, यौन प्रताड़ना के लिए कई कानून बने। तो ये कानून ऐसे ही नहीं बच गए, इसके लिए क्या हुए, आंदोलन हुए। ठीक है, महिलाओं ने अपनी बात ऊपर तक पहुंचाई, तब ये कानून बने। नहीं, ऐसे नहीं बनने वाले थे, भारत है। ठीक है, इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों पर, ठीक है, महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न दिशा निर्देश जारी किए, जिसको विशाखा गाइडलाइन। ठीक है, उदाहरण 1980 के दशक में दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। वर्तमान में भी होती है लेकिन कम पड़ी है। सत्यरानी महिला आंदोलन दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े और लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। देख सकते हैं, ये देखो, ये दादी है। ठीक है, 1900 दहेज हत्याओं के खिलाफ नवविवाहिता युवतियों को उनके पति और ससुराल के दहेज हत्या अभी जानते हैं। ठीक है, कड़ी आलोचना करी, कानूनी अपराधियों कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ मुद्दे पर महिलाओं ने सड़कों पर निकलना ही, उन्हें अदालत के दरवाजे का जानकारी आदान प्रदान किया। समाज एक बड़ा परिवर्तन मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने। ठीक है, तो ये क्या है, तो दहेज हत्याएं होती थी। फ्रिज के लिए महिला मार दी गई, पंखे के लिए मार ली गई, 50,000 नहीं मिले तो मार दी गई, है ना, जिंदा जला दिया जाता। और सबसे देखो, सबसे इसमें पूरा परिवार लगा होता था, उसमें महिलाएं भी होती थी, बेटियां भी होती थी, वो सब मिल करके बहू को जिंदा जला देती थी, है ना। अब सोचो क्या स्थिति है, महिला को जलाने में महिला का हाथ है। ठीक है, तो ये कारण है। जागरूकता बढ़ाना, औरतों और अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का प्रमुख कार्य है। ये तो नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों तक पहुंचाती हैं। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कानून अथवा महिला आंदोलन से उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाती हैं, लोगों का ध्यान खींचते हैं, रैलियां, प्रदर्शन और बहुत असरक तरीके से करती हैं। जैसे अभी आपने महिला को जो उनका शोषण हो रहा था, ठीक है, एक बीजेपी के लीडर है ब्रजभूषण, ठीक है, उन्होंने महिला पहलवानों का जो भी किया है उनके खिलाफ अब चार्जशीट आई है और उनको अरेस्ट किया गया है। तो महिला जो पहलवान थे उन्होंने काफी विरोध किया और विरोध में उन्हें कई प्रकार के संघर्ष करने पड़े, है ना, रोई, मारपीट हुई, बहुत सारे मुद्दे हुए।
ठीक है। तो इस तरह से आंदोलन होते थे। वर्तमान बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतों और संघर्षों के ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पर तस्वीर भारत पाकिस्तान के लोगों को बंधुत्व को कतरने का जलती हुई मोमबत्तियां उठाई जाती हैं। देखो महिला आंदोलन के निशान है। ठीक है। अब आप प्रश्न देख लेते हैं। आपके विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िगत धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम डिसाइड करते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। जिस दिन से हमने डिसाइड करना बंद कर दिया, महिलाएं सारा काम कर लेंगी। तो सबसे पहले तो यही करना है कि उनको टीका टिप्पणी नहीं करना है, उनको थोड़ा सा फ्रीडम देनी है। ठीक है, उन्हें जागरूक करते रहना है, फ्रीडम भी देनी है कि वो कम से कम लड़कों की अपेक्षा बेहतर एक समाज का निर्माण कर सकती है। और जब तक लड़के लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया का भला हो सकता है, चाहे वो देश हो या दुनिया हो। ठीक है, कोई एक कारण बताइए जिसके वजह से राम सुंदरी देवी, रामाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। क्योंकि जिजीविषा, ठीक है, या क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा और दुनिया को जानने की इच्छा, इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको क्या करती हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, कुछ पढ़ने के लिए आपको क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। निर्धन बाल का पढ़ाई में बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन शिक्षा में रुचि नहीं है। खुलकर स्पष्ट कीजिए क्या यह कथन क्यों सही नहीं है। भाई वहां रुचि की बात नहीं है, पैसा नहीं है तो पढ़ेंगी कैसे, स्कूल दूर है तो जाएंगी कैसे, ये सारे कारण हैं। शिक्षा में रुचि होना ना होना वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ स्कूल जो छोड़े जा रहे हैं वो रुचि के कारण नहीं, मजबूरी है। ठीक है, क्या है, निर्धन है, स्कूल दूर है जिससे वो वहां तक पहुंच नहीं पाती, ये सारे कारण हैं। ठीक है, शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है वो अलग चीज है। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्षों को 2 तरीकों को बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, इस विषय पे आपकी रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से सभी रूढ़ियों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर लोगों को बेहतर किताबें, हो सकता है एक टाइम खाना कम मिले लेकिन बेहतर किताबें बहुत आवश्यक है। तो शिक्षित होना, देखो ग्रेजुएशन कर लेना या कुछ भी कर लेना शिक्षित होना नहीं होता। शिक्षित होना लोगों की भावनाओं का आदर करना, लोगों को समझना, लोगों को उतना ही सम्मान देना, चाहे उनकी भावनाएं हों, चाहे उनकी बातें हों, उनके विचार हों, सभी के विचारों को सब बराबर सम्मान देना, तो ये शिक्षित होना है। बीए कर लेना शिक्षित होना नहीं माना जाता। शिक्षित शिक्षित माना जा सकता है, लेकिन शिक्षा का असली मतलब होता है कि आप कम से कम कुछ चीजों में भेदभाव तो कर सकें, समझ तो सकें। जो आपकी समस्याएं आती हैं, जो आपके सामने जो गलत काम होते हैं, तो उनको कैसे रोकेंगे, क्या आपके विचार में आता है? एक जिंदा इंसान बनाना है आपको, मुर्दा नहीं। पुरानी सोच लेकर के जीवन यापन करने वाला नहीं, कुछ नई चीजें बनानी है। ठीक है, पुरानी बेड़ियों को तोड़ना है, ऐसा इंसान शिक्षित होता है। रूढ़िवाद, अब देखो शब्द संकलन है रूढ़िवादी धारणाएं। जब हम विश्वास करने लगे किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों को कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही हैं, तो केवल खास प्रकार का ही कार्य कर सकते हैं, तो रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। हमने देखा लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय के लिए कहा गया, कारण उसकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना है। रूढ़िवादी धारणाएं हमें और लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती हैं। जैसे हम ज्यादातर लोग से पूछो तो वो कहेंगे हिंदू बड़ा सिंपल होता है, सीधा होता है, लेकिन मुस्लिम आतंकवादी बनते हैं, वो बड़े कट्टर होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी मुस्लिम एक समान नहीं होते, सभी हिंदू एक समान नहीं होते, है ना। तो जिसकी जैसी शिक्षा, जिसकी जैसी सोच, उस हिसाब से। तो रूढ़िवादी धारणा का मतलब, जैसे आज भी महिलाओं को उनके पीरियड आने पर उन्हें घर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब तक वो उनका मासिक चक्र चलता रहता है तब तक उनको खाना छूने को नहीं, माने अछूत माना जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। आज भी कई जगहों पर ऐसी भेदभाव की घटनाएं होती हैं, है ना। तो वो कैसे दूर करना है? महिलाओं को बिना नहाए वो रसोई में नहीं जा सकती, पुरुष घुस जाता है ना। तो ये ऐसे कई कारण है जो रूढ़िवादी धारणा को, जैसे पहले जमाने में कहा जाता, जो महिला पढ़ी लिखी होती है उसका पति जल्दी मर जाता है, वो विधवा हो जाती है। ठीक है, हो सकता है खास कोई घटनाक्रम हुआ, लेकिन सभी के साथ ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। भेदभाव तो आप सभी जानते हैं, जब लोगों के साथ समानता और आधार का व्यवहार नहीं करते, जब व्यक्ति संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, भेद करते हैं। ठीक है,
उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है, खुले रूप में किसी का अपमान करता है, तो हम कह सकते हैं उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना, असह्य औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकत करना, ठीक है, इशारे करना, ठीक है, छूना गलत तरीके से, है ना, तो ये यौन विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत इनको परिभाषित किया गया है। और कार्यस्थल पर यौन से जुड़ी घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, वर्तमान में कम हुई है, समाप्त नहीं हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाओं को इस तरह की व्यवहार का सामना, इवन वो घर में ही नहीं, ठीक है, घर में ही नहीं भेदभाव का सामना करती है, बाहर जब वो काम करने के लिए जाती है, वो चाहे जितनी पढ़ी लिखी महिला हो, उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम इतने जाहिल हैं, ठीक है, शिक्षित नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है एक समान बनाना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें कैसी लगी हमें बताइएगा। और एनसीईआरटी के चैप्टर बहुत बेहतरीन होते हैं, आपको करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत हो चैप्टर को समझने में तो हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।